नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक ऐसी जजमेंट के बारे में जो रिसेंट ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके अंदर यह क्लेरिफाई किया गया, यह स्पष्ट किया गया कि किस सिचुएशन को देखकर गुजारा भत्ता यानी कि जो मेंटेनेंस बाँधा जाता है डाइवोर्स के केस में या जो मेंटेनेंस का केस होता है, उसके अंदर जो आप अपनी पत्नी अपने बच्चे के लिए जो आप मेंटेनेंस पे करते हैं, किस चीज़ों को देखकर वह मेंटेनेंस बाँधा जाएगा, किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, तो आप इस केस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है इस केस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि इस केस में क्या हुआ था और किस हिसाब से क्या देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये हमें जो 8 चीज़ें बताई है जिनको देख के मेंटेनेंस बाँधना है, किस हिसाब से बताई गई थी। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर मेन बात हुई थी सिर्फ़ वो ही देखते हैं, पूरा केस हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम आपको जजमेंट बता देंगे, वो आप अपने आप भी सर्च करके देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लगाई गई थी हस्बैंड के द्वारा। उनका एक बेटा भी था और जो वाइफ थी उन्होंने उससे मेंटेनेंस बंधवाया था। जो मेंटेनेंस बंधा था उसके लिए हस्बैंड ने अपील करी थी कि उनका जो मेंटेनेंस बाँधा गया है वो उनके बेटे को 26 साल तक मेंटेनेंस देने को कहा गया, यानी कि जब तक उनका बेटा 26 साल तक नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि नॉर्मली लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो मेंटेनेंस है सिर्फ मेजर होने तक यानी कि 18 साल की उम्र तक ही मेंटेनेंस दिया जाता है। 18 साल से ज़्यादा मेंटेनेंस उस सिचुएशन में दिया जाता है जब बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो या वो कमाने के कैपेबल ना हो, यानी कि कोई हैंडीकैप हो या फिर ऐसी कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से वो असमर्थ है कमाने से, तब भी उसको 18 साल के बाद जो है गुज़ारा भत्ता दिया जाता है, मेंटेनेंस दिया जाता है, वरना 18 साल के बाद मेंटेनेंस नहीं बाँधा जाता। और रही बात यहाँ पे वाइफ़ की, उन्होंने ये भी उसके अंदर लिखवाया था कि अगर 1 महीना भी वो चूक जाते हैं मेंटेनेंस देने से, उसके अंदर 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम, यानी कि पूरा साल जो मेंटेनेंस होता है उसका 12% उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है, जो निचले कोर्ट थे उन्होंने तय करी थी, बिना कानून को फ़ॉलो किए, यानी कि ये चीज़ें ध्यान नहीं दी थी। और एक और चीज़ के लिए उन्होंने अपील करी थी, तीसरी चीज़ थी कि जो उनकी पत्नी है, मेंटेनेंस के केस में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स छुपाए, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश नहीं करे, जिसकी वजह से हस्बैंड का जो मेंटेनेंस था, जितना बंधना चाहिए उससे ज़्यादा बंधा था। तो अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें कोर्ट ने क्लेरिफ़ाई करी उस बारे में हम बात करते हैं, वो 8 चीज़ों के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स, ऐसी ही लीगल जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वाइफ, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का मेंटेनेंस बाँधने से पहले स्टेटस देखा जाएगा कि दोनों में से कौन-कौन कमा रहा है, कितना कमा रहा है, हस्बैंड की सैलरी कितनी है और अगर वाइफ भी कमाती है तो उसकी सैलरी कितनी है। ये सब कुछ उनका सोशली वो किस तरह से रहते हैं, ये सब कुछ मद्दे नज़र रखते हुए मेंटेनेंस बाँधी जाएगी। दूसरी चीज़ आती है बेसिक नीड्स ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे और जो पत्नी है उनकी बेसिक नीड, मतलब जो रहने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि रहने के लिए उनको 1.5 लाख का ही फ़ोन चाहिए या फिर उनको 1.5 लाख का ही नेकलेस चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें आ जाती है हमारी लग्ज़री के अंदर। जो बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक यानी कि अगर किसी को चलाना हो तो वो 10,000 के फ़ोन में भी काम चला सकता है। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें देखी जाती है कि सिर्फ बेसिक नीड्स ही पूरी की जाए, किसी की लग्ज़री लाइफ़ मेंटेनेंस पे नहीं बाँधी जाती। तो मेंटेनेंस बेसिक नीड्स को देखते हुए ही बाँधा जाएगा कि वो किस तरह से रहते आ रहे हैं। तीसरी चीज़ आती है एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि इसके अंदर यह भी देखा जाएगा कि पति कितना पढ़ा-लिखा है, पत्नी कितनी पढ़ी-लिखी है।
अगर पत्नी कमाने योग्य है और वह कमा रही थी या फिर किसी वजह से उसने जॉब छोड़ दी सिर्फ इस वजह से कि मेंटेनेंस बंधवाना है, तो ये सब चीज़ें देखी जाएगी उसके अंदर और पत्नी को अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे कि कहाँ तक वो पढ़ी है और उसके बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जो इस केस के अंदर इन्होंने नहीं लगाए थे। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखें, हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही बैंक के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इसके अंदर दोनों का ही क्वालिफ़िकेशन देखा जाएगा, दोनों कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका कमाने का क्या स्टेटस है, वो दोनों जॉब कर रहे हैं, अपना बिज़नेस है, किस तरह से कितना कमाते हैं, ये चीज़ें भी देखी जाएँगी। चौथी चीज़ आती है इनकम सोर्स एंड प्रॉपर्टी ओन्ड यानी कि चौथी चीज़ में हमें ये कहा गया कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी है यानी कि पत्नी की कितनी प्रॉपर्टी है, अपनी हस्बैंड की कितनी प्रॉपर्टी है, इनकम का सोर्स क्या है उनका, पता चले पत्नी के पास तो ऑलरेडी मान लीजिए किराए की प्रॉपर्टी कहीं पे है, तो पत्नी के पास पहले से ही पैसा आ रहा है, फिर भी वो अपने पति से पैसे माँग रही है, मेंटेनेंस बंधवाना चाहती है सिर्फ़ उसको टॉर्चर करने के लिए क्योंकि ऐसे काफ़ी केसेज़ देखे जाते हैं कि पत्नी के अकाउंट में लाखों रुपए रखे हैं, लेकिन फिर भी वो पति को जो है परेशान कर रही है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, कोर्ट में बार-बार केस डाल रही है कि मेरे को इतना मेंटेनेंस चाहिए, बच्चे के लिए इतना और ये चीज़ें भी देखी जाएँगी उसके अंदर कि इनकम का सोर्स क्या है और प्रॉपर्टी कितनी है उनके पास, तो इन चीज़ों को भी मद्दे नज़र रखते हुए मेंटेनेंस बाँधा जाएगा। इसके बाद आता है वाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन मैट्रिमोनियल हाउस यानी कि अपने ससुराल में जो पत्नी है किस तरह से रह रही थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पत्नी बेसिक रह रही थी ससुराल के अंदर और जब तलाक की बात आई यानी कि जब मेंटेनेंस की बात आई, उसको लग्ज़रियस लाइफ़ चाहिए यानी कि उसको बेसिक नीड से ज़्यादा खर्चा चाहिए कि वहाँ पर उसका 10-15 हज़ार रुपए खर्चा था। लेकिन जब तलाक हुआ उसने वहाँ पे 50,000 की माँग कर ली, तो ये चीज़ें भी देखी जाएगी कि वो अपने ससुराल में कैसे रह रही थी। अगर ये कहते हैं कि वो जो पत्नी थी वो तो अपने ससुराल में रानी की तरह रह रही थी, तो उसी तरह से उसका स्टेटस बाद में भी मेंटेन किया जाएगा। तो ये सब कुछ देखते हुए मेंटेनेंस बाँधा जाएगा। इसके बाद बात आती है कि जो पत्नी है उसने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए जॉब छोड़ी थी या फिर सिर्फ़ मेंटेनेंस के लिए, तो ये चीज़ भी क्लियर की जाएगी कि अगर मान लीजिए बच्चे पालने के लिए या फिर अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए वाइफ ने अपनी जॉब छोड़ी थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने के लिए, तो उस सिचुएशन में जो उसका खर्चा था, तो वो हस्बैंड के ऊपर ही जाएगा, वो हस्बैंड को ही पे करना होगा, जो भी मेंटेनेंस होगा वो सारा हस्बैंड को ही पे करना होगा, क्योंकि उस वाइफ ने जो है अपनी जॉब इसलिए नहीं छोड़ी कि उसको मेंटेनेंस देना पड़े, तो बाकी ये चीज़ें भी काफ़ी देखी जाती है कि वो ज़बरदस्ती अपनी जॉब छोड़ के आ जाती है, सिर्फ़ मेंटेनेंस लेने के लिए। इसके बाद आता है लीगल कॉस्ट फॉर वाइफ विदाउट इंडिपेंडेंट इनकम यानी कि जो भी लीगल कॉस्ट है, जो भी उसको पैसे मिलने चाहिए, वो चीज़ें उसको मिलेंगी, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं दी जाएगी, यानी कि स्वतंत्र कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जैसे माँग लेती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं की जाएँगी। तो हमारी सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी जो क्लैरिटी मिली थी हमें सुप्रीम कोर्ट से, वो जान लेते हैं। वो थी फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, हिज इनकम, मेंटेनेंस ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटी। तो सबसे पहली चीज़ है फाइनेंशियल कैपेसिटी। कैपेसिटी देखी जाएगी हस्बैंड की कि कितनी कैपेसिटी है। अब पति कमा रहा है 10,000 रुपए, पत्नी ने माँग लिया 30,000 रुपए का उससे गुज़ारा भरता है कि मुझे तो 30,000 रुपए मेंटेनेंस चाहिए। तो वो पति कैसे पे करेगा? तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो इसके अंदर 8वें पॉइंट में ही बताया गया है कि उसकी क्या-क्या लायबिलिटीज़ है, उस पे कौन-कौन डिपेंड करता है, जैसे कि उसकी पत्नी हो गई, उसका बच्चा हो गया, उसके अगर माँ-बाप है तो उसके माँ-बाप, अगर कोई छोटा भाई-बहन होता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है। तो ये सारी लायबिलिटीज़ भी काउंट की जाएगी कि किस-किस जगह पे क्या-क्या खर्चा है या फिर उसने कोई लोन ले रखा है, कहीं पर उसने कोई चीज़ ईएमआई पे ले रखी है, तो ये सब चीज़ें मद्दे नज़र रखते हुए ही मेंटेनेंस बाँधा जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम आपको क्लैरिफ़ाई कर देते हैं, ये जो केस था प्रवीण कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन, इसके अंदर जो ये 8 चीज़ें बताई गई है, ये कोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए मेंटेनेंस बाँधना है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो इस केस के अंदर ये 8 पॉइंट हमने आपको बताए हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जो आप फाइल कर रहे हैं, वहाँ पे कोर्ट के अंदर जो आपका केस चल रहा है, वहाँ पे आप इसका प्रेसिडेंट देकर अपने केस में बदलाव
कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। बस आपके पास ऑप्शन है कि आप इस केस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स, ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।